महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी देश की तरक्की तभी संभव है जब वहां रह रहे अल्पसंख्यकों का आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। और शायद यही वजह है कि सरकार इस बात पर फोकस कर रही है कि कैसे सबका साथ मिले और सबका विकास हो सके। नमस्कार, मैं अरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारी खास पेशकश सबका बजट में। बजट से पहले उम्मीदें कई सारी लोगों की होती है, कई उम्मीदें बंधती चली जाती हैं। जो हमारे देश का जो तबका है, जो अल्पसंख्यक है, उनकी भी कई सारी उम्मीदें हैं। सरकार क्या कुछ कर सकती है इनके उत्थान के लिए, इनकी उन्नति के लिए, आज इस बात पर फोकस करेंगे। और क्या इनकी उम्मीदें हैं, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। जो हमारे संवाददाता जिन्होंने देश भर से अपनी रिपोर्ट भेजी है कि अल्पसंख्यक लोगों की क्या कुछ चुनौतियां हैं, क्या कुछ चाहते सरकार से, उसे भी आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सईद बाबर इस्लाम साहब जुड़ रहे हैं, जो कि सोशल एनालिस्ट हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जुड़ रहे हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और फेलो ICW हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और इस प्रोग्राम की शुरुआत की जाए तो हर रोज की तरह आपके सामने बजट IQ का एक जो सवाल है वो पेश कर देते हैं कि वो जीके का सवाल है। देखते हैं क्या कुछ सवाल है, जिसका जो जवाब है मैं आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। सुबह 11 बजे बजट पेश करने की शुरुआत किस वित्त मंत्री ने और कब की थी? तो ये IQ का सवाल है, उसका जवाब आपको आखिर में देंगे। लेकिन जो अल्पसंख्यक है उनके लिए 2015 काफी खास रहा। कई सारी योजनाओं की शुरुआत की गई, कई सारी योजना है, जिसमें से जो नई मंजिल योजना है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की भी एक तरह से जो शुरुआत हो चुकी है काफी समय से। साथ सीखो और कमाओ, जो कि स्किल इंडिया मिशन के लिए जो सीखो और कमाओ की योजना शुरू की गई है सरकार द्वारा, ये काफी कारगर साबित होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जो डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए जो साइबर ग्राम योजना की शुरुआत की गई है, ये भी एक अहम भूमिका निभाती चली जा रही है। ग्राफिक्स आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। वही हमारी धरोहर और उस्ताद जैसे जो योजना है, इन्होंने भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उस्ताद के तहत एक स्किल की ही शुरुआत की जा रही है। तो इन तमाम मुद्दों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। जाकिर हुसैन साहब, आपके पास आना चाहूंगा। समझना चाहूंगा कि बुनियादी क्या कुछ दिक्कत है इस समय पे जो अल्पसंख्यक लोग फेस कर रहे हैं, और क्या कुछ लगता है कि इस बजट में वो उम्मीद कर सकते हैं? पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि एक अहम मुद्दे पे आपने चर्चा शुरू की है। और पिछले बजट में 2015 में काफ़ी स्कीमें बताई गई थी और दी गई थी, आपने जैसा बताया भी। लेकिन जिस हिसाब से जितने वॉल्यूम में लोग एग्जिस्ट करते हैं, हम माइनॉरिटी उसको नहीं कहना चाहते, डिप्राइव्ड सेक्शन, पुअर डिप्राइव्ड सेक्शन, जिनका कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, वो समाज में काम तो करते रहते हैं पूरी तरीके से, लेकिन विलीन रहते हैं, वो विजिबल नहीं रहते हैं। उस हिसाब से वो स्कीम का क्वांटम उतना बराबर नहीं था, इसलिए जो है नुमाया जो है चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं। वही लोग इस स्कीम के जो है भोगी हो रहे हैं जो उसके पास कैपेसिटी थी। ठीक है, जैसे डिजिटल इंडिया के बारे में बात करें, ग्राम, अब जो है जो माइनॉरिटीज़ का जो तबका है, खासकर मुस्लिम का जो है, वो बहुत ही शायद डिजिटल डिवाइड में बहुत पीछे खड़ा हुआ है। तो जानते ही नहीं कि वो क्या चीज़ है। नई मंजिल का भी है, सीखो और कमाओ का भी है, ये सारी चीजें जो है उन तक पहुंच ही नहीं पा रही। दूर दराज की जरूरत, बिल्कुल, जो दूर दराज के इलाकों तक पहुंच नहीं पा रही है, वो एक फोकस होना चाहिए कि सरकार इन स्कीमों को उन लोगों तक पहुंचाए। दूर दराज इलाकों के साथ साथ उनके अमाउंट के हिसाब से देना चाहिए, जितना वो अब देख लीजिए, माइनॉरिटीज में 170 मिलियन, जो कि अमेरिका की आधी पॉपुलेशन है, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। क्या उतना जो है हम बजट एलोकेट कर रहे हैं? इस बजट में हम चाहेंगे कि इस संख्या को देखा जाए। दूसरी तरफ हम ये देखना चाहते हैं कि पैसा जो एलोकेट किया गया है वो पूरी तरीके से खर्च नहीं हो जाता है, वो वापस चला जाता है। जैसे 12वीं योजना में हम देखते हैं 17,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है, लेकिन उससे खर्च होने की कोई चांस नहीं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, आप दो अहम मुद्दे उठा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी के जो बजट में आवंटन किया गया है वो पूरा खर्च किया जाए, और दूसरा अहम मुद्दा जो जाकिर साहब उठा रहे हैं वो ये है कि जो दूर दराज के इलाकों में जो लोग हैं, जो कि डिप्राइव्ड सेक्शन है, उन तक वो जो योजना जितनी भी शुरू की वहां तक पहुंच सके। हमारे साथ सईद बाबर इस्लाम साहब भी मौजूद है। सईद साहब, क्या कुछ लगता है इस बजट में सबसे प्राइम जो एक फोकस पॉइंट होना चाहिए सरकार को, किस बात पर होना चाहिए? जी, मुबारकबाद है आपने जो इस प्रोग्राम को इनकाद किया। जी, मेरा कहना बहुत साफ से है कि जो एजुकेशन का फैक्टर है मुसलमानों के साथ या जो डिप्राइव सेक्शन के साथ है, वो बहुत बड़ा है। जी, और उसमें हमको ये देखना होगा जिन इंस्टीट्यूशंस को, ऐसा नहीं कि मुसलमानों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो सबसे बड़ी लैकिंग है वो ये है कि उन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास ना क्वालिटी स्टाफ है, ना उनके पास क्वालिटी जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, ना वो हैं, जिससे वो आज के माहौल के हिसाब से एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो जो लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके साथ बड़ी दिक्कतें ये हैं कि वो या तो
आज के माहौल को बीट नहीं कर सकते वहां पढ़ने के बाद, जिसे वो कहते हैं ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना वो अंग्रेजी के रहे, ना हिंदी के रहे, ना उर्दू के रहे, ना फारसी के रहे, तो वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। जरूरत यह है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट यूज करे, उसको नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास मदरसे हैं, जमीन है, तो उनको मॉडर्नाइज किया जाए जी, उनको मॉडर्नाइज किया जाए और वहां फैकल्टीज दी जाए। हमारे पास क्वालिटी स्टाफ की बेपनाह कमी है। यानी कि आप जो शुरुआती मुद्दा उठा रहे हो वो ये कि हमें क्वालिटी, एक तो एजुकेशन की जरूरत है, और एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आपको लगता है कि जिसे एजुकेशन वो जो हमें आज फायदा पहुंचा सकती है, जो ये हमें एनालिसिस करना है। जो हम पैसे दे रहे हैं, जिन लोगों के पास पहुंच रहे हैं, पैसे तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जाहिर यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। आप भी उसी मुद्दे पे आते हैं कि यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है ठीक से, दूर दराज के लोगों तक पैसे पहुंचे। बिल्कुल, तो रिजल्ट तभी आएंगे जब मुख्य धारा तक उन लोगों को जोड़ा जाए। चलिए बजट यात्रा का रुख कर लेते हैं और देखते हैं सरकार जो विकास की मुख्य धारा में पीछे रह गए अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। शिक्षा को विकास की पहली सीढ़ी मानते हुए सरकार ने इस समुदाय के शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान दिया है ताकि यह आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। सरकार ने स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत सीखो और कमाओ योजना को और संसाधन देकर तथा अल्पसंख्यक युवाओं को प्लेसमेंट से जुड़े प्रशिक्षण देकर मजबूत बनाया है। मंत्रालय एक ओर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा में लाने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी ओर मदरसे जैसे सामुदायिक संस्थानों को विद्यार्थियों को औपचारिक शिक्षा देने का प्रयास भी कर रही है। नई मंजिल योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य है उन अल्पसंख्यक युवाओं को लाभ पहुंचाना जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर मदरसों जैसे सामुदायिक शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करते हैं। इसके लिए उन्हें कक्षा 8 या 10 तक औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान क्या कुछ, ये पूरी रिपोर्ट है, देख लेते हैं जो हमारे संवाददाता ने पेश की है। सरकार विकास की मुख्य धारा में पीछे रह गए अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। शिक्षा को विकास की पहली सीढ़ी मानते हुए सरकार ने इस समुदाय के शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान दिया है ताकि ये आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। सरकार ने स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत सीखो और कमाओ योजना को और संसाधन देकर अल्पसंख्यक युवाओं के प्लेसमेंट से जुड़ा प्रशिक्षण देकर मजबूत बनाया है। सरकार एक ओर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा में लाने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी ओर मदरसा जैसे सामुदायिक संस्थान के विद्यार्थियों को औपचारिक शिक्षा देने का भी प्रयास किया जा रहा है। नई मंजिल योजना की शुरुआत इसी सिलसिले में की गई है, जिसका उद्देश्य उन अल्पसंख्यक युवाओं को लाभ पहुंचाना है जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं या मदरसों जैसी सामुदायिक शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करते हैं। इसके लिए उन्हें कक्षा 8 या 10 तक औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को पाठ्यक्रमों के लिए 4500 रुपए का वजीफा भी दिया जा रहा है। युवाओं से सीधे जुड़ने के प्रयास में अल्पसंख्यक मंत्रालय की सभी 3 छात्रवृत्तियां ऑनलाइन हैं। साथ ही छात्रवृत्तियों को सीधे छात्रों के खाते में जमा किया जा रहा है। छात्रवृत्तियों में सरकार अल्पसंख्यक महिलाओं को प्राथमिकता दे रही है। सभी छात्रवृत्तियों, फेलोशिप, कोचिंग और कौशल विकास कार्यक्रमों में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए 30% सीटें सुरक्षित रखी गई हैं। साल 2014-15 में पूरे भारत में 86 लाख प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां दी गईं। डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत एक नया कार्यक्रम साइबर ग्राम शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य मदरसों और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को डिजिटली साक्षर बनाना है। इस परियोजना के जरिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और राजस्थान में 3,71,000 से ज्यादा छात्रों को डिजिटल साक्षरता प्रदान की गई है। सरकार उस्ताद स्कीम के जरिए एक वैल्यू चेन विकसित कर परंपरागत शिल्पियों को मदद देकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ उन्हें जोड़ने का प्रयास कर रही है ताकि शिल्पी बेहतर आमदनी हासिल कर सकें। इस प्रयास से गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलकर उन्हें अपने कौशल पर गौरवान्वित होने का अवसर मिलेगा। भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए सरकार ने हमारी धरोहर नामक योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य पुराने दस्तावेजों, खत्ताती अनुसंधान और विकास को समर्थन देना है। राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और दिल्ली में 80 से अधिक वक्फ संपत्तियों का विकास किया जा रहा है। आने वाले सालों में विकसित वक्फ संपत्तियों से जो आय होगी, उससे न केवल मुस्लिम समुदाय का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण होगा, बल्कि राष्ट्र के आमूल विकास में भी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
सईद साहब, सबसे पहले आपके पास यहीं पे आना चाहूंगा। आपने रिपोर्ट देखी, आपने एक बात उठाई थी कि जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, पढ़ते टाइम ना उर्दू के रहते हैं, ना फारसी के, ना अंग्रेजी के, ना हिंदी के। ऐसे में जो अगर बात हम उर्दू भाषा की कर लें, क्या लगता है कि इसको डिजिटली जोड़ना चाहिए ताकि जो ये भाषा है एक लैंग्वेज क्रिएशन का भी काम कर सके इन स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, नॉलेज तो किसी भी भाषा में हासिल की जा सकती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, किसी भी भाषा में हासिल की जाती है। सवाल ये है कि हमारा करिकुलम जो हिंदुस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में जिससे आप कम्युनिकेट हो सकते हैं, जिससे जुड़ सकते हैं, वो क्या है? वो जाहिर सी चीज़ है, ये हमारी कल्चरल लैंग्वेज है, ये हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, उसको जानना ज़रूरी है या उससे एसोसिएट होना ज़रूरी है। लेकिन वो भाषा जो पूरी दुनिया में जानी जाती है, कंप्यूटर के अंदर जाहिर सी बात है, अगर आपको जाना है तो आपको इंग्लिश और हिंदी या इंग्लिश को सीखना पड़ेगा, या डिजिटल इंडिया में जाना है या आपको दुनिया में कनेक्ट होना है तो आपको मॉडर्न लैंग्वेज से इक्विप करना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरत है कि मदरसों के अंदर इस उर्दू और अरेबिक के साथ साथ जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, यानी खास करके अंग्रेजी को, उसको जो है प्रोत्साहित करना पड़ेगा। क्या हम जब बात करते हैं कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, इसमें मतलब इसके मायने क्या निकाले जाएं कि क्या मॉडर्न टीचर हो वहां पे? मदरसे का मतलब कॉन्सेप्ट ही जो अब बना लिया कि जो परसेप्शन हो गया कि मदरसे का मतलब जो है, मदरसे का मतलब हुआ वहां शिक्षा हासिल की जाए। और शिक्षा से मुराद हमारे क्या सिर्फ यही नहीं कि कुरानी की शिक्षा हासिल की जाए, शिक्षा से मुराद ये है कि जो आपको फायदा दे सके। जाहिर सी बात है, कुरान हमको हमारी जिंदगी में फायदा देती है और दुनिया के अंदर जो तालीम हमको फायदा देगी उसको हमें हासिल करना है। तो इसके लिए जाहिर सी बात है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो कंप्यूटर का हो या दिगर और स्किल्ड प्रोग्राम्स को चलाने का हो, वो सब वहां के ऊपर लागू करने होंगे। ठीक है, स्किल की बात पे आपने छोड़ा, स्किल की बात को मैं यहाँ पे आपके पास उठाऊंगा। एजुकेशन की बात हमने लगातार कर ली। कई सारे हमने देखा है कि जो माइनॉरिटीज में कई लोग ऐसे होते हैं जो कि हैंडलूम सेक्टर में, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में, पावरलूम सेक्टर में होते हैं, कई लोग अपना खुद का व्यापार शुरू करने की सोचते हैं। उनके लिए सरकार क्या कुछ कर सकती है कि अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? उनके पास हुनर तो है, क्योंकि अगर हुनर के बाद अगर उनको जो फाइनेंशियल जरूरत है उसे पूरा करने के लिए सरकार क्या कुछ कर सकती है? थोड़ा से एक मिनट मदरसे में बोलूं, मदरसे में सिर्फ 4% स्टूडेंट वहां पर हैं जी, और वो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके माँ बाप के पास खिलाने पिलाने का, कपड़ा देने का नहीं है, वही है। अगर उसी इलाके में गवर्नमेंट स्कूल खोल देती है तो मैं 100% श्योर हूं कि ज्यादा से ज्यादा लड़के जो है गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे जहां पे क्वालिटी इंप्रूव की जाए। रही बात आपकी जो क्वेश्चन की है, देखिए हिंदुस्तान में जो भी चीज़ें हैं वो पैतृक चली आ रही हैं, चाहे वो चमड़े का कारोबार हो, चाहे पीतल नगरी हो, चाहे ताला हो, चाहे भागलपुर में जो है सिल्क का हो, चाहे बनारस में आपका जो है साड़ी का हो। तो ओवर द पीरियड्स क्या हुआ है कि ये जो ऑनर थे उन लोगों ने अपने को स्किल नहीं किया, एजुकेट नहीं किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं लाई, मैनेजमेंट सिस्टम नहीं लाए और फाइनेंस को एक्सेस नहीं किया। इसका नतीजा क्या हुआ कि वो ऑनर से लेबरर्स हो गए। वो उसे मैं जो है मुझे कॉमर्शियल ट्रेजेडीज कहता हूं। जैसे अभी जो है क्या मतलब संक्षिप्त में बताइए क्या किया जा सकता है कि फाइनेंशियली? देखिए, इसको जो है 2-3 चीजें गवर्नमेंट को करना है, जैसे कि फाइनेंस को एक्सेस कराना है, उनके जो है व्यापार में मैनेजमेंट सिस्टम लाना है, टेक्नोलॉजी देना है, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग दिलवाना है और कुछ एरियाज को रिकॉग्नाइज करके उनको इंसेंटिव देना है ताकि वो क्लस्टर बन जाए, एक एरिया आइडेंटिफाई हो जाए और इंटरनेशनली कंपीट करें। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया कि एक एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, स्किल की जो बात आती है, और फाइनेंशियली उनको किस तरह से दुरुस्त किया जा सके, उस चीज पर भी ध्यान होना चाहिए। हमारे संवाददाता ऋषि की एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि जो कि अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग के लिए हो रहे विकास कार्यों के लिए सरकार क्या कर रही है। इसको लेकर दिल्ली से ही हमारे संवाददाता ऋषि की रिपोर्ट है, देखते हैं एक नजर इसको। देश की आबादी में अल्पसंख्यक यानी मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी करीब 20% हैं। सरकार इन वर्गों को शिक्षा में समान अवसरों के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की तमाम योजनाएं भी चल रही हैं, जिसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को नवीकरणों के अलावा हर साल 60,000 नई छात्रवृत्तियां देने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया प्रयास के तहत सरकार ने एक नेशनल स्कॉलरशिप ई पोर्टल तैयार किया है, जिसमें छात्रों को एक ही पोर्टल पर केंद्रीय और राज्य स्तर की सभी छात्रवृत्तियों की जानकारी के साथ ही उसके लिए आवेदन का प्रावधान है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जनधन योजना के तहत अकाउंट खुले हैं, उसके तहत उस छात्रवृत्ति को सीधे उन छात्रों के अकाउंट में डाला जा सके। सरकार अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार देने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम के साथ ही उस्ताद जैसी योजनाएं चला रही है और अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए नई रोशनी नाम की योजना चल रही है। अब तक 24 राज्यों में 1.67 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत
सभी लगभग 17 मंत्रालय ऐसे हैं जिनको ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने मंत्रालय के बजट का 15% अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक प्रगति के लिए जो काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, उनमें वो खर्च करें। संविधान अल्पसंख्यकों को संरक्षण के साथ साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के सभी अधिकार देता है। तय है कि जब देश के सभी वर्गों में समानता और समता सुनिश्चित होगी, देश का समग्र विकास भी तभी माना जाएगा। शिक्षा और रोजगार अल्पसंख्यक समुदाय की सबसे बड़ी जरूरत है और इस जरूरत को जहां सरकार के द्वारा पूरा किया जा रहा है, वहीं सामाजिक चेतना भी बेहद जरूरी है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। चलिए, तो ये हमने रिपोर्ट देखी ऋषि की, लेकिन जाकिर साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो हम लगातार फंडिंग की बात करते हैं, आप बोल रहे कि जो आवंटन किया जाता है पैसा पहुंच नहीं पाता, इसको किस तरह से दुरुस्त किया जाता है? जो सेंटर और स्टेट की लगातार बात आती है तालमेल की, उसमें किस तरह से? इसमें जो है स्टेट कहता है सेंटर इंटरटेन नहीं करता, सेंटर कहता है देर में भेजा गया। तो इसमें कहीं ना कहीं दोनों की भागीदारी आनी चाहिए और कुल मिला के अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पैसा क्यों नहीं खर्च किया गया? जैसे अभी हमारे अब्बास साहब, मुख्तार साहब ने बोला कि 15% हर स्टेट को अपनी बजट का मिनॉरिटीज पे देना है। तो अभी ये मालूम है 58 डिस्ट्रिक्ट्स में 25% मुस्लिम्स हैं। क्या उनके ऊपर कितना खर्च किया जा रहा है, इसका अकाउंट है? कोई जवाबदेही है? तो एक अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही की जरूरत है। और दूसरी जो है डिमांड ड्रिवन हो, यानी कि जो मांगे वो दिया जाए, ना कि टॉप डाउन। दो चीजें आपने, दो अहम मुद्दे उठाए, एक तो अकाउंटेबिलिटी और दूसरी बात जहां डिमांड हो वहां पे उस फंड का एलोकेशन किया जाना चाहिए ताकि जो क्रियान्वयन है वो स्कीम्स का किया जा सके। हरदोई से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देख लेते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का जो हरदोई जिला है, जहां पर स्टार्टअप योजना के तहत लोन लेकर लोगों को आर्थिक स्तर पर सुधार किया जा रहा है। देखते हैं क्या कुछ है इस रिपोर्ट के अंदर। केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को आर्थिक तरक्की के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार कार्यक्रमों के तहत बैंकों से ऋण प्राप्त करा हरदोई के अल्पसंख्यकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर आर्थिक और सामाजिक ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा पिछले दिनों स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत ये लोग बैंक से जो ऋण प्राप्त कर रहे हैं, उनसे अपने साथ साथ क्षेत्रों की उन बेरोजगार अल्पसंख्यक महिलाओं को भी रोजगार के अवसर दे रहे हैं, जो घरेलू कार्यों के साथ साथ अपने परिवारों को भी आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रोजगार योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का लोन लिया हुआ था, जिसके अंतर्गत हमने इस काम को चलाया, जो ये कारचौबी दर्जोजी के काम से जाना जाता है। ठीक है, तकरीबन 20 लोगों को हमने इसमें रोजगार दे रखा है। संजिला, मल्लावा, पिहानी, शाहबाद ऐसे क्षेत्र हैं जहां की अल्पसंख्यक महिलाओं ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण लेकर समाज की ऊंचाइयों को अपने हुनर से प्राप्त करने का प्रयास किया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और कार्यक्रमों ने गति प्रदान की है। हरदोई के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जमील अहमद ने बताया कि केंद्र सरकार के बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत शाहबाद में एक ITI का निर्माण किया जा रहा है और 9 आंगनवाड़ी केंद्रों को अल्पसंख्यकों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया जा रहा है। चलिए, ये हमने एक रिपोर्ट देखी, लेकिन सईद साहब आपके पास आना चाहूंगा। वक्फ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, रिस्ट्रक्चर की काफी बात की जा रही है। क्या कुछ किया जा सकता है जो वक्फ जो प्रॉपर्टीज है उसका जो सही इस्तेमाल हो सके? वक्फ बोर्ड की जो रिस्ट्रक्चरिंग की बात की जा रही है, उस पर क्या फोकस होना चाहिए सरकार का? रिस्ट्रक्चरिंग तो नहीं हो सकती। उसको एक यूं समझ लें कि भारत के अंदर सिर्फ 3 संस्थाओं के पास जमीनें हैं। रेलवे के पास है, मिलिट्री के पास है, और तीसरी सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ के पास है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट, जो सबसे बड़ा है वो मुसलमानों के पास है। अफसोस की बात यह कि वो सारी जमीनें जो हैं वो मुसलमानों के हित के लिए या उनके प्रोग्रेस के लिए या उनके उत्थान के लिए या उनके मसाइल को हल करने के लिए कतई तौर पे क्या मानते जो प्रॉपर्टीज है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है? जो रेवेन्यू वो जनरेट कर सकती है, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो कम्युनिटी को नहीं पहुंच रहा है, उससे कोई भी फायदा कम्युनिटी को नहीं पहुंच रहा है। जी चलिए, अब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इससे हमने कुछ सवाल पूछे हैं, आइए देखते हैं क्या कुछ जवाब दिए उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के।
देखिए, पहली बात ये है कि हम विकास की रोशनी आखिरी आदमी तक पहुँचे, आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुँचे, अल्पसंख्यक हों, पिछड़े हों, कमज़ोर तबके हों, दलित हों, उनको इस बात का एहसास हो सके कि वो देश के तरक्की के बराबर के हिस्सेदार भागीदार हैं। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और हमने खुद जो है मिशन सशक्तिकरण शुरू किया है, जिसमें हम 19 राज्यों में खुद दौरे कर चुके हैं। लोगों से संपर्क, संवाद और समन्वय के माध्यम से उनको इस बात का एहसास करा रहे हैं कि जो योजनाएं, पहली बात हमें समझने की ज़रूरत है, कुछ योजनाएं अल्पसंख्यक मंत्रालय चला रहा है, जिसमें नई रोशनी है, उस्ताद है, उसके अतिरिक्त जो है वो सीखो कमाओ है, उसके अलावा और बहुत सी योजनाएं हैं। और उसके अतिरिक्त जो है वो प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत सभी लगभग 17 मंत्रालय ऐसे हैं जिनको ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने मंत्रालय के बजट का 15% अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक प्रगति के लिए जो काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, उनमें वो खर्च करें और उस दिशा में वो काम हो भी रहा है। हम जो है वो केवल सियासी शोषण और राजनीतिक शोषण पे विश्वास नहीं करते, हम लोगों के सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं और निश्चित तौर से अल्पसंख्यक प्रगति की मुख्य धारा से बहुत पीछे है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो। उस दिशा में उनमें विश्वास और उनके अंदर विकास का माहौल पैदा करने के लिए हम काम करते हैं। देखिए, ये बात सही है। अगर आप देखें तो इन 60 सालों का जो नाकामियों का दस्तावेज है स्ट्रक्चर कमेटी, 60 सालों में जो कांग्रेस पार्टी और उनके जो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा थे, उनकी नाकामियों का दस्तावेज है और उसमें सच्चाई भी है। आज की तारीख में अल्पसंख्यकों को देश की तरक्की के लिए के हिस्सेदार भागीदार बनाने के लिए हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, एक चीज़। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारी सरकार आने के बाद दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और उनके दुकानों की तालेबंदी हो चुकी है। उसके चलते जो पैसे हैं जो अल्पसंख्यक क्षेत्रों के शैक्षणिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च होने चाहिए, उसके आने पाई का हिसाब किताब हो रहा है। पहले क्या हुआ करता था कि अगर यहाँ से 100 रुपये जाते थे तो 20 रुपये भी अगर पहुँच जाए उस क्षेत्र के विकास के लिए तो बहुत बड़ी बात होती थी। अब उस पर हमने अंकुश लगाया है, उसकी निगरानी की है। राज्य सरकारों को भी हमने कहा है कि जो पैसे अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास के लिए दिए जा रहे हैं उसका सही तरीके से उपयोग होना चाहिए। उसके अतिरिक्त हमने जो है वो हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक निगरानी कमेटी बना दी है, हर ज़िले में एक निगरानी कमेटी बनाई है, ताकि जो विकास से संबंधित कामकाज हैं उसका जो है वो सही लेखा जोखा हो सके, उसकी सही निगरानी हो सके। नहीं, जहाँ पर देखिए वो तो उसका एक नॉर्म बना हुआ है। वैसे तो 90 ज़िले हैं, वो अलग चीज़ है। 90 ज़िले जहाँ पर के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र जिसे कहते हैं हम, उसके अतिरिक्त भी जहाँ पर जो है वो अल्पसंख्यक, ज़रूरी नहीं है कि सभी उस क्षेत्र में सभी अल्पसंख्यक रहते हो। जहाँ 20% भी रहते हैं, बहुसंख्यक भी रहते हैं, तो उनको जो विकास की रोशनी है वो ऐसा नहीं है कि केवल अल्पसंख्यकों तक होकर के रोक दी जाएगी। उसमें कोई स्पीड, सबको मिलेगा उसका लाभ। अगर हम सड़क बनवाएंगे उस इलाके में तो उस सड़क पे केवल अल्पसंख्यक नहीं चलेगा, सभी चलेंगे। स्कूल बनेंगे तो स्कूल पे कोई अल्पसंख्यक के लिए नहीं है, वो सभी को के लिए है, यानी उस क्षेत्र का समग्र विकास। देखिए, उसमें हम लाखों लोगों को देते हैं, छात्रवृत्ति मिलती है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जनधन योजना के तहत अकाउंट खुले हैं उसके तहत उस छात्रवृत्ति को सीधे उन छात्रों के अकाउंट में डाला जा सके। चलिए, अब वक्त हो गया रैपिड फायर सवालों का। दोनों हमारे मेहमानों से रैपिड फायर होगा। पहला रैपिड फायर आता हुआ आपकी स्क्रीन पर कि सरकार इस बजट के अंदर क्या कुछ कर सकती है जिससे कि जो अल्पसंख्यक है उनका उत्थान हो सके। जाकिर साहब, क्या कुछ है? देखिए, एक नारा दिया गया था, सबका साथ सबका विकास। अगर ये बजट इसको चरितार्थ करने में कामयाब होता है तो ये एक वंडरफुल बजट होगा। इसके साथ ही साथ हमें एजुकेशन है, हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, सारे में भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, एक और रैपिड फायर आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। अगला रैपिड फायर जो सवाल है सईद साहब के लिए आता हुआ अगला सवाल ये है
ये वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है? वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए उन सारी संस्थाओं को उस पे जो है मुसलमानों के हित के लिए उस पर डेवलपमेंट करना चाहिए और खास करके लीज पे देके उस पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने चाहिए। ठीक है, दोनों ही मेहमानों का कहीं ना कहीं मानना है मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, दूर दराज के लोगों तक के जो योजना है उसका फायदा होना चाहिए। लेकिन अब अंत के अंदर जो शुरुआत में आपसे सवाल किया था IQ का, उसका जवाब देने का समय आ गया। सवाल था सुबह 11 बजे बजट पेश करने की शुरुआत किस वित्त मंत्री ने की थी और कब की थी, और इसका जवाब है यशवंत सिन्हा ने 2001 में शुरू की थी। 11 बजे जो बजट पढ़ने का सिलसिला है यशवंत सिन्हा साहब ने शुरू किया था। चलिए, दोनों ही जो मेहमान, आप दोनों का शुक्रगुजार हूं, आप इस शो पर आए। जाकिर साहब आपका भी और सईद साहब आप इस शो पर आए और तमाम जो आसान भाषा में समझाने की कोशिश की क्या कुछ होना चाहिए इस क्षेत्र के अंदर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उत्थान के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम सबका बजट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।